नमस्कार। मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। जब भी हम स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे सामने दो चैलेंजेस होते हैं। इन दोनों ही चैलेंजेस को हम बिना समझे, इनको रास्ता समझ के किसी एक पे चल पड़ते हैं। सबसे पहला चैलेंज या सबसे पहला वे होता है कि किस तरीके से लॉस को अवॉइड किया जाए या किस तरीके से अपने रिस्क को कम किया जाए। दूसरी तरफ चैलेंज होता है या दूसरा रास्ता होता है किस तरीके से अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज किया जाए। देखा जाए तो ये दोनों ही बातें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। या तो हम लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बट इन दोनों को एक साथ अचीव नहीं किया जा सकता। लॉस को मिनिमाइज करने की टेक्निक या उस पर फोकस करना ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, बट जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं जहां पे हमें कम से कम 4 साल, 5 साल या 7 साल के लिए किसी स्टॉक को होल्ड करना है और हम उसको होल्ड कर रहे हैं सिर्फ उसके मल्टी बैगर पोटेंशियल के लिए, यानी कि वो स्टॉक हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे चल के काफी बड़ा मल्टी बैगर बन सकता है, कई गुना मल्टीप्लाई हो सकता है और मार्केट में किसी भी तरह के रिटर्न को बीट कर सकता है, तो यहाँ पे हम छोटी मोटी फ्लक्चुएशंस के बेस पे कोई स्टॉप लॉस सेट करके आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें सिर्फ अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने पे ध्यान देना होता है। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है जब भी हम एक ग्रोथ स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं या हम एक मल्टी बैगर पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। वहां पे 10-20% या 30% की फ्लक्चुएशंस या उससे भी ज्यादा की फ्लक्चुएशंस पे स्टॉप लॉसेस नहीं रखे जा सकते, बल्कि हमें फोकस इस बात पर रखना चाहिए कि किस तरीके से जब कोई स्टॉक बढ़ना शुरू हो तो हम उसकी ग्रोथ का मैक्सिमम फायदा उठा सकें, यानी कि उस ग्रोथ फेज को पूरी तरीके से राइड कर सकें। ये बात भी तय है कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर स्टॉक को तभी बाय करे जब वो नीचे है और तभी सेल करे जब वो अपने एब्सोल्यूट हाई पे पहुंच चुका है, बट इस पूरी जर्नी को जितना मैक्सिमाइज हम कर सकते हैं उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कंपनी डिस्कस करूंगा जिसके स्टॉक में मैंने भी इन्वेस्ट किया था। करीब 2 साल पहले मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया था। इन 2 सालों में इस कंपनी ने और इस स्टॉक ने काफी अच्छी ग्रोथ ली है। आज जब मार्केट्स काफी टर्मोइल में है ड्यू टू इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक इवेंट्स, तब भी दिस कंपनी इज होल्डिंग फास्ट और इस स्टॉक ने पिछले 2 साल में करीब 3 गुना की ग्रोथ दिखाई है। इस कंपनी के एनालिसिस को अगर आप समझेंगे तो आपको काफी अच्छी इंसाइट्स मिलेंगी कि कैसे आप अपने लिए एक मल्टी बैगर ग्रोथ स्टॉक पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। जब भी आप किसी स्टॉक को सिलेक्ट करें तो किन बातों को आपको ध्यान रखना होता है। ये बात भी याद रखना जरूरी है कि कोई भी एक एनालिसिस हर तरह की कंपनी पे या हर तरह के स्टॉक पे पूरी तरीके से फिट नहीं हो सकती। इसलिए हमें अपनी रिसर्च को और अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी को अगर इवॉल्व करते रहना है, उसे और रिफाइन करते रहना है, तो इंपॉर्टेंट है कि हम इस तरह के एनालिसिस को समझें, खासतौर से उन केस स्टडीज को समझें जो रिसेंटली मल्टी बैगर्स बनी हो। जब हम बात करते हैं बहुत पुरानी केस स्टडीज की, बहुत पुराने स्टॉक्स की जो 40 साल पहले मल्टी बैगर बने या 30 साल पहले मल्टी बैगर बने, हो सकता है आज के सिनारियो में रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में वो पूरी तरीके से फिट ना हो पाए, बट जब हम बात करते हैं किसी रीसेंट मल्टी बैगर की, भले ही वो 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना मल्टीप्लाई हुआ हो, तो वो आज के रियल टाइम सिनेरियो में काफी रेलिवेंट हो जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अपनी केस स्टडी शुरू करते हैं। कंपनी का नाम है मैग्ना इलेक्ट्रो कास्टिंग्स लिमिटेड। ये कंपनी है जो कि कास्ट आयरन कंपोनेंट्स बनाती है और बेचती है। अगर इसकी प्रोडक्ट प्रोफाइल देखा जाए तो कुछ कैटेगरीज जिसमें इनके प्रोडक्ट्स को डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले आते हैं कास्टिंग्स, जिसके अंदर ये बनाते हैं बेयरिंग कैप्स, फ्रेम हेड, लीनियर योक पेडेस्टल और बाकी इस तरह के प्रोडक्ट्स जो आप देख सकते हैं। फिर आते हैं मशीनिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि डिफ्यूजर, अपर कवर, स्लाइडिंग स्लीव, एयर मैनिफोल्डर, एक्सियल बीरिंग और बाकी प्रोडक्ट्स। देन नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स जैसे कि ऑस्टेम्पर डक्टाइल आयरन पार्ट, बिग ब्रश विद स्टीमलेस ट्यूब पाइप्स और इस तरह के और प्रोडक्ट्स जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट के हिसाब से कंपनी की स्टार्ट 1994 में हुई थी और आज कास्टिंग इंडस्ट्री में इसको जाना जाता है अपने हाई क्वालिटी प्रिसीजन इंजीनियरिंग कास्टिंग्स के लिए। ये कंपनी लो टू मीडियम वॉल्यूम मशीन कास्टिंग्स यानी कि 1 kg to 250 kg बनाने में स्पेशलिस्ट है, जो कि क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए कस्टमाइज की जाती हैं। पिछले 30 सालों में कंपनी ने अपने आप को यूएस, यूरोप और इंडिया में एक्सपैंड किया है। साथ ही साथ मल्टीनेशनल्स के लिए भी प्रेफर्ड पार्टनर बन चुकी है। इनके प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस काफी सारी इंडस्ट्रीज में है जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, हाइड्रोलिक्स, पंप्स, मरीन, लोकोमोटिव्स, इंजीनियरिंग, वाल्व्स, गियर बॉक्सेस, ऑफ हाईवे इक्विपमेंट, प्रिंटिंग मशीनरी, फ्लो कंट्रोल सिस्टम्स और सस्पेंशन कंपोनेंट्स। इनकी मटेरियल कैपेबिलिटीज में इंक्लूडेड है डक्टाइल आयरन, सिलिकॉन मॉलिब्डेनम आयरन, कॉम्पैक्टेड ग्रेफाइट आयरन, ऑस्टेम्पर डक्टाइल आयरन और ग्रे आयरन। मैग्ना इलेक्ट्रोकास्टिंग की प्रोडक्शन इकोसिस्टम काफी एडवांस्ड है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज शामिल हैं जैसे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मोल्डिंग लाइंस, सैंड ट्रीटमेंट प्लांट्स और बाकी चीजें जो कि इनको हाई क्वालिटी मटेरियल डेवलप करने में फायदा देती हैं। कैड-कैम और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का यूज करने से मैग्ना लीड टाइम को रिड्यूस करती है और डिजाइन ऑप्टिमाइज करते हैं और कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी को डिलीवर कर पाते हैं। आगे भी कंपनी अपनी मोल्डिंग कैपेसिटी को एक्सपैंड करने के लिए प्लानिंग कर रही है ताकि ज्यादा वाइड कास्टिंग वेट रेंज को ये डेवलप कर सकें और कस्टमर्स को कस्टमाइज सॉल्यूशंस और ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर सकें।
मैंने कब इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, किस प्राइस पे किया था, वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम कंपनी के फाइनेंशियल ब्रेकडाउन को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंपनी का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो कि FY 24-25 में रहा है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की की मेट्रिक्स को मैं कंपेयर करूंगा 23-24 को 24-25 के साथ, ताकि हम ये देख सकें कि कितनी ग्रोथ इस कंपनी ने अचीव करी है। सबसे पहले आते हैं ऑपरेटिंग रेवेन्यू, जिसमें 22% से ज़्यादा की ग्रोथ रही है। एक्सपोर्ट रेवेन्यू में 31%, डोमेस्टिक रेवेन्यू में ग्रोथ रही है 15.26% और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ग्रोथ रही है 52% की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी करीब 53% की ग्रोथ कंपनी ने एक साल के अंदर अचीव करी है। FY 25 में कंपनी ने अपनी टोटल पावर कंजम्पशन का करीब 66.49% रिन्यूएबल एनर्जी से सोर्स किया था और इस रिन्यूएबल एनर्जी से कंपनी को 722 लाख यानी कि करीब 7 करोड़ 22 लाख रुपए की इनकम भी हुई है। FY 25 में कंपनी के कुछ की प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेंशन प्लान्स भी हैं जो कमीशन हो चुके हैं प्रोजेक्ट्स। उसमें आते हैं बल्क स्टोरेज एंड पंप सिस्टम्स फॉर एडिटिव्स, एक नया ऑटो पोर यूनिट है, साथ ही साथ 2 CNC 5 एक्सिस ग्राइंडिंग मशीन्स भी हैं। थर्ड मोल्डिंग लाइन एक्सपेंशन की टोटल कॉस्ट करीब 47 करोड़ है, जिसमें से 13.49 टर्म लोन से लिया गया और 34 करोड़ करीब इंटरनल एक्रूअल से अरेंज किया गया है। इसका स्टेटस है कि इसका ट्रायल कंप्लीट हो चुका है और जून 2025 के बाद कभी भी अब ये ऑपरेशंस अपनी शुरू कर सकते हैं। कंपनी का फ्यूचर रोड मैप भी काफी क्लियर है। यहाँ पे इनके स्ट्रेटेजिक प्लान्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ भारत के लिए इनकी क्या स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस हैं वो भी हम यहाँ देख सकते हैं। कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि चाइना और टर्की से काफ़ी कंपटीशन इस तरह की कंपनीज को रहता है। रॉ मटेरियल की प्राइस की वॉलेटिलिटी से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है और एनवायरमेंटल लॉज की जो रेगुलेशंस होती हैं वो भी इन कंपनीज को काफ़ी अफेक्ट करती हैं। कंपनी का काफ़ी अच्छा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्लाइंट बेस भी है जो कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर हम कंपनी के क्रिटिकल फाइनेंशियल स्नैपशॉट की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप करीब 525 करोड़ है। जैसे कि मैंने कहा 3 साल पहले ये कंपनी यहाँ से 1/3 थी, स्टॉक 3 गुना मल्टीप्लाई कर चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय ये एक बहुत छोटी माइक्रो कैप कंपनी थी। इस स्टॉक की भी 22.7 है, बुक वैल्यू 306 है। कंपनी का माइनर से डिविडेंड यील्ड है 0.48% का, ROCE 25.2%, ROE 19.4%, 54.6 रुपीज की अर्निंग्स पर शेयर है। 53.7% शेयर्स प्रमोटर्स के पास हैं और 46.3% शेयर्स पब्लिक के पास हैं। 176 करोड़ की TTM सेल्स है, नेट प्रॉफिट 23 करोड़, डेट कंपनी पे 11 करोड़ का है बट रिजर्व्स 125 करोड़ के हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09 है, करंट रेशियो 2.13 और क्विक रेशियो 1.83। पी टू ग्रोथ रेशियो है 0.51, इंडस्ट्री पी 32.7 है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 4.02 और प्राइस टू सेल्स है 2.97। कंपनी के पास कोई सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर या एसोसिएटेड कंपनीज नहीं है। FY 25 तक इस तरह की कोई भी डेटा कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया है। यहाँ पे आप मेरा स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो ये मेरे ICICI डीमैट अकाउंट का ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे इसको 2 ट्रेंचेस में मैंने बाई किया था। पहला ट्रेंच था इसमें जिसमें मैंने इसको 342 रुपीज के प्राइस पे बाई किया था, वो था जून 2023 और उसके बाद अगस्त 2023 में अगेन मैंने इसको बाई किया था 460 के आसपास की प्राइस पे। जब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को हम मिलाते हैं तो ये करीब 400 के आसपास की प्राइस हो जाती है, जहां से स्टॉक ने अच्छी खासी ग्रोथ ली है। अब सवाल ये आता है कि किस तरीके से हम ऐसी कंपनीज के साथ डील करें, क्योंकि ये माइक्रो कैप कंपनीज हैं, स्मॉल कैप कंपनीज हैं और उनके साथ काफ़ी सारे रिस्क एसोसिएटेड रहते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी स्टॉक पे या कंपनी पे ज़्यादा भरोसा करके या इमोशनल्स में पड़ के ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हर स्टॉक में कोशिश करनी चाहिए कि आप बराबर इन्वेस्ट करें या आसपास इन्वेस्टमेंट रहे, या जब भी आप पोर्टफोलियो क्रिएट करें तो हर इन्वेस्टमेंट एलोकेशन यानी कि हर स्टॉक पे जो फंड एलोकेट आपने करा है उसका कोई बेसिक सॉलिड रेशनल होना चाहिए, कोई रीजन होना चाहिए कि क्यों आपने इस स्टॉक में इतना फंड इन्वेस्ट किया है, ताकि किसी एक स्टॉक के नेगेटिव मूवमेंट से आपको फर्क ना पड़े। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसी कंपनीज की अच्छी फंडामेंटल रिसर्च होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उसकी बढ़ती हुई प्राइस से या उसके एक पी रेशियो से या किसी एक खबर से या किसी एक रेशियो के बेस पे हम डिसीजन नहीं ले सकते जब तक हम कंपनी को पूरी तरीके से एनालाइज ना कर लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि कभी भी कोई छोटा मोटा मूवमेंट 10-20% का आता है तो उसके बेस पे बाइंग या सेलिंग डिसीजन कभी भी नहीं लेना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि कभी भी किसी और की बातों में आकर के इस तरह के डिसीजंस नहीं लेने चाहिए जब तक आपने खुद उसकी रिसर्च को अच्छी तरीके से ना पढ़ लिया हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप एक ग्रोथ स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएट करें तो हर स्टॉक उसी पोटेंशियल का रखें, यानी कि हर स्टॉक के अंदर मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कुछ स्टॉक्स को सिर्फ परसेंटेज पोटेंशियल के लिए सिलेक्ट करा है और कुछ स्टॉक्स को उनके मल्टीपल पोटेंशियल के लिए सिलेक्ट किया है। कोशिश करिए कि आपका हर स्टॉक
मल्टीप्लाई होने का पोटेंशियल रखता हो, ताकि जब भी आपका कोई स्टॉक आगे बढ़ेगा तो वो आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।